हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम MTS 2023 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको फुली आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि MTS का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, 30 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन की है उसको पॉलिश करना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से अपने एक मॉक एनालिसिस टाइप का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं एक ऑप्शन को टिक करके आपको बता दूंगा ये सही है, बल्कि मैं उसको पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करूंगा, जितने ऑप्शन दिए गए हैं सबको। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि MTS में इंग्लिश सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आप जीको को भी जल्दी पूरा नहीं कवर कर सकते, बट अगर आप एक सही तरीके से स्टडी करते हैं तो इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ मेथड्स, कुछ ट्रिक्स समझनी है, कुछ वोकैब लर्न करनी, कुछ इडियम, कुछ फ्रेजेस, वन वर्ड, ये सब चीज़ें आपको लर्न करने वाली हैं। बाकी जो जैसे कि आपको क्लोज टेस्ट दे दिया गया या फिर आपको इम्प्रूवमेंट दिया गया या फिर एरर दिया गया, तो ये सब थोड़ा माइंड से खेल कर और उसी ऑप्शन में आपको खेलना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट में इसी डेट में हुए थे एग्जाम, उसका एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो मैं सोच रहा हूं 30 सितंबर तक मैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर दूं, और जिसका एग्जाम जैसे एक महीने बाद भी किसी का एग्जाम होने वाला है तो उसको भी इससे बेनिफिट हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा आराम से देखिए, 2x स्पीड पर भी आप लगाकर चेक कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर SSC के कोई भी एग्जाम हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, जो कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से है, पूछ रहा है कि देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सब पहले जो है क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाता था, सिर्फ ऐसे दे दिया जाता था, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बट अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपको एक सेंटेंस प्रॉपर देता है, जैसे दिया हुआ ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये कह रहा है ना। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंटेमोलॉजी तो होता ही है। अब चलिए इसके तीनों ऑप्शन को भी समझते हैं, क्योंकि ये आंसर तो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो तीनों ऑप्शन दिया गया अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन उठा ले। तो चलिए समझते हैं अल्केमी। अल्केमी को ऐसे समझिए, पहले इंग्लिश में बता देता हूं आपको। ए फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इन द मिडिल एजेस विच इन्वॉल्व ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल टू इनटू गोल्ड। मतलब ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि एक मिडिल एज में यूज की जाती थी, किसके लिए, एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य धातु को गोल्ड में परिवर्तित करने के लिए यूज की जाती थी। ये कह रहा है अल्केमी, मतलब ये होता है। बायोलॉजी आप जैसा कि पढ़े और जानते भी हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटेमोलॉजी। और ये इसको ऐसा समझिए, अल्केमी मतलब ये है कि पुराने ज़माने में एक केमिस्ट्री की ब्रांच थी जो मिडिल एज में यूज होती थी, जिसे जो है डिस्कवर किया जाता था कि कैसे किसी भी सामान्य धातु को गोल्ड में चेंज किया जा सके। और बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है, ये एरर से आया हुआ है। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। अब देखिए एरर से क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले कल के भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एरर के क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको टेंस देखना है, टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि जितने भी सेंटेंस में जितने भी स्लैश करके सेंटेंस दिए गए हैं क्या सब एक टेंस में है। तो अब चलिए इसको समझते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन टाइप का दिखता होगा, टोल्ड आया है ना। तो देखिए हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल, देखिए विल तो फ्यूचर टेंस है ना, तो इसको हम कैसे फ्यूचर प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। देखिए यहां पास्ट यूज हुआ है, तो इसका विल का पास्ट क्या होगा, वुड, ये वुड होगा। तो आप जैसे टेंस
को एक्यूरेट करेंगे, आपका एरर लगभग लगभग वहीं मिल जाना है। एमटीएस में लगभग 10 से ही एक्यूरेट एरर पूछता है। कम टुमारो नहीं होना, हरीश टोल्ड मी सही है। दैट गौरव विल, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, दैट गौरव विल। इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, दैट गौरव वुड कम टुमारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछ आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें इनकरेक्टली स्पेलिंग का वर्ड ढूंढना है। तो इसमें देखिए पहले तो आपको ये क्लियर कर दिया कि इस सेंटेंस में स्पेलिंग से ही मिस्टेक है, तो इसमें टेंस या फिर प्रोनाउंस एडजेक्टिव इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सीधा सेंटेंस पढ़िए और स्पेलिंग एरर का फाइंड आउट करिए। द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम। देखिए कितना सिंपल वर्ड इसने पूछ लिया, क्राइम। बच्चा को मालूम है कि क्राइम की जो स्टार्ट होता है वो सी से स्टार्ट होता है, क्राइम। यस्टरडे ठीक है, एजेंट ठीक है। और एक ट्रिक इसकी ये भी है, अगर आपको क्राइम की, इन केस मैं बता रहा हूँ क्राइम यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं याद आ रही तो जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ना, इस तीनों ऑप्शन को आप चेक करिए क्या ये तीनों स्पेलिंग सही है। अगर ये सही है तो वो वाला तो ऑप्शन करेक्ट ही होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये है इडियम से। इडियम से क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कप ऑफ टी, लॉन्ग हेल्ड डिजायर, ए कप ब्रीमिंग विद टी, फेवरेट पास टाइम, समथिंग वन लाइक एक्सेल। तो सबसे पहले इडियम में एक रूल ये समझ लीजिए, लगभग लगभग ये माना जाता है कि जो इडियम में वर्ड आपको दिया गया है, जो इडियम आपसे पूछा गया है, उसमें जो वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कप आया हुआ है, टी आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको कप कह रहा है, टी कह रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा एट एनी कॉस्ट, ये नहीं होगा, तो इससे हटकर होगा। तो इसमें सेकंड ये ऑप्शन दिया, एक कप ब्रीमिंग विद टी है। तो इडियम का मतलब क्या हो गया यार, एग्जैक्ट मीनिंग हमें थोड़ी ना निकालनी है, इडियम मीन्स अलग ही होता है, उसकी मीनिंग अलग ही होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होना है, ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग हेल्ड डिजायर। लॉन्ग हेल्ड डिजायर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कप ऑफ टी मतलब होता है समथिंग वन लाइक्स एक्सेल इन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसमें वह अच्छा हो, जिसे वह पसंद करता हो, तो समथिंग वन लाइक्स एक्सेल इन। तो एक कप ऑफ टी मतलब आपके कप में कोई टी है, आपके कप में मान लीजिए चाय परोस दी गई, तो वो आपको अच्छी लग रही ना, इस वजह से आपको दी गई। तो इसका मतलब यही है कि समथिंग वन लाइक्स एक्सेल इन, जिसमें वह दक्ष हो पूरी तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इराक वाज गवर्न्ड बाय ऑटोक्रेसी व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। इसमें एक दिया गया है, अब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले आपको सेंटेंस देता था, फिर उसका वन वर्ड पूछता था, अब आपको वन वर्ड ही दिया है और उसका सेंटेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इराक वाज गवर्न्ड बाय ऑटोक्रेसी, इराक जो है ऑटोक्रेसी के द्वारा गवर्न किया गया था जब सद्दाम हुसैन वहां के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, द किंग एंड हिज हेयर, द वेल्दी क्लास, द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल तो एट एनी कॉस्ट होना ही नहीं है। ऑटोक्रेसी यहाँ रिलेट कर रहा है किसी पावर से रिलेटेड, तो इसमें पावर की बात कहाँ की जा रही है, वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास अत्यधिक शक्ति हो, बिना निरंकुश हो, ठीक है ना, स्वायत्ता जिसकी हो, ऑटोक्रेसी। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ फिलर से क्वेश्चन पूछा गया और मैं फिलर्स पे भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, फिलर्स के क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टाइम रहते हुए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आवर्स इज द हाउस ऑफ ऑल हाउसेस इन आवर एरिया। देखिए फिलर्स की एक स्पेसिफिकेशन, एक अच्छी बात ये होती है कि ये इसमें ऑप्शन जो है बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद आ रही कि आवर्स इज हाउस ऑफ, अगर इसको पढ़ने के बाद आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो आप पहले ऑप्शन पे नजर डालिए। ऑप्शन देखिए, द मोर बिगर हो सकता है, नेवर पॉसिबल। डबल कंपेरेटिव वो भी एक साथ हो ही नहीं सकता। द मोस्ट बिगेस्ट, डबल सुपरलेटिव हो ही नहीं सकता। द बिगर कंपेरेटिव के कंपेरेटिव जो है द से फॉलो नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज। तो सब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यार, देखो तो सही। तो द बिगेस्ट सुपरलेटिव प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल हाउसेस इन आवर एरिया। सबसे बड़े की बात कर रहा है कि पूरे इलाके में सबसे बड़ा घर हमारे लोग का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ 7 हमारा है।
इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टेस्टिमोनियल, बैलाड, रैम्पेंट, बेनिफिशियरी। तो इसमें हो सकता है, इसमें लगभग लोग फंस जाते हैं, जो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक देता है इसमें लगभग लोग फंस ही जाते हैं। आपको लगेगा कि यार सारे स्पेलिंग तो सही लग रहे हैं, बट आप अगर इसको अच्छे से स्टडी करके गए, आपने याद किया, तो लगभग आप इसको फंसा लेंगे और टैकल कर ले जाएंगे। तो टेस्टिमोनियल की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। देखिए टेस्टिमोनियल की स्पेलिंग होती है TESTIMONIAL। तो यहाँ पर ई में करेक्शन करना था आपको, ठीक है ना। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल मतलब अब होता क्या है इसको समझिए। पहले इंग्लिश में आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादा हिंदी मीनिंग और एकदम एक्यूरेट हिंदी की तरफ मत भागिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरफ पढ़िए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को टैकल करें। अभी आप यहाँ हिंदी पढ़कर जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगी कि मैं तो सब सही कर ले रहा हूँ, बट जब एक्चुअल आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो टेस्टिमोनियल होता है ए रिटन डिक्लेरेशन सर्टिफाइंग टू अ पर्सन्स कैरेक्टर, कंडक्ट और क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो एक ऐसा लिखित प्रमाण पत्र, एक ऐसा लिखित प्रमाण पत्र जिसमें किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, आचरण के बारे में और उसकी योग्यता के बारे में बताया गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल कहते हैं। बैलाड क्या होता है, बैलाड मीन्स ए स्लो सेंटिमेंटल और रोमांटिक सॉन्ग, ए स्लो सेंटिमेंटल एंड रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है ना, ये हो गया। और रैम्पेंट क्या होता है, रैम्पेंट मीन्स होता है ग्रोइंग इन एन अनकंट्रोल्ड वे, ग्रोइंग इन एन अनकंट्रोल्ड वे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। बेनिफिशियरी आप जानते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफन। ये आपको सेंटेंस दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ठीक है ना। आपको यहाँ एक ईडियम दिया होगा जिसमें अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब आपको बताना है। द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट ऑफन, टू प्ले, टू अलाउ अदर्स टू राइज, टू प्ले रिस्की गेम्स, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मेक वंस ओन डिसीजन। देखिए ये यार आपको एक्चुअल में याद करना पड़ेगा, बहुत से साथ ट्रिक यूज हो जाती है, बट ये आपको लर्न करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है ना। देखिए टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऐसा होता है कि आप किसी चीज पर बहस कर रहे हैं, अगर कोई और तर्क के साथ बात कर रहा है तो आप उसके तर्क को वितर्क कर दे रहे हैं। मतलब अगर वो आप सही वे में बात कर रहा है तो आप उसे उसके दूसरे पार्ट की तरफ बात को घुमाकर उस बात को आप सही करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप बहस पे बहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। 8 हमारा हो गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ। देखिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है सेव हो सके, बहुत ज्यादा टाइम मैं ना कंज्यूम करूं। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड। ये भी आपका ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिट द नेल ऑन द हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है, लगभग हर एग्जाम में, एग्जाम में क्या अभी एमटीएस में ही ये 2-3 बार पूछा जाएगा, 1-2-3 बार इसी एग्जाम में पूछा जाएगा, आप देखिएगा चाहे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इज डिऑनेस्ट नहीं होगा, मिसेस द पॉइंट नहीं, डज समथिंग राइट, यस, हिट द नेल ऑन द हेड एकदम एग्जैक्टली वो काम कर देना, ठीक है ना। मेक अ मिस्टेक ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग से भी आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है रिम, रिलेवेंट, सक्सेसफुल, क्यू, ठीक है ना। तो इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल में डबल सी और डबल एस का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है ना। सक्सेसफुल में डबल सी डबल एस का कॉम्बिनेशन रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन इडियम। इसमें इडियम आपको एक दिया हुआ है जिसमें अंडरलाइन किया गया है और इसको जो है इसका मीनिंग आपसे पूछ रहा है। द कंपनी वाज ऑन द थिन आइस, on the thin ice in a situation of comfort, forcing itself to collaborate, depending on business competitors in a precarious और risky situation। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए
ऑन थिन आइस, कोई आइस की लेयर, इसको ऐसे एजम्पशन मानिए आप, कोई आइस की लेयर है बहुत पतली है, तो यार अगर आइस की लेयर बहुत पतली होगी तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, तो आपके लिए वो सिचुएशन बहुत ही रिस्की हो जाएगी, तो उसको ऐसे याद करिए, ऑन थिन आइस, ए प्रिकेरियस, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सी परफॉर्म्ड द डांस, ये भी इरर से क्वेश्चन आया है स्लैश के साथ, सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिंग एवरीवन। तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको टेंस चेक करना है, सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिव वन, तो ये पास्ट में टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस पर आपको ध्यान देना है। तो सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली, ये परफेक्ट यहाँ क्या कर रहा है यार, ये परफेक्ट तो एडजेक्टिव है, हमको एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं, हमको वर्ब को यहाँ मॉडिफाई करना है ना, एडजेक्टिव लाकर हमें यहाँ पर सी को मॉडिफाई थोड़ी करना है, सी को थोड़ी उसकी वो क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी नहीं बताना हमको, हमको ये बताना है कि वो परफॉर्म जिस तरीके से कर रही, किस तरीके से परफॉर्म कर रही, तो वो परफेक्टली परफॉर्म कर रही, हमको यहाँ एडवर्ब का यूज करना है भाई, परफेक्टली। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली इंप्रेसिंग एवरीवन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसमें इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है। चलिए इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन समझते हैं कैसे करेंगे इसको। विद ऑल दियर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बेरिज्म, ठीक है ना, स्टिल फर्दर बैक, तो अगर आप ऐसे वर्ड देख लें, फर्दर, फार्दर, या कुछ ऐसे होमोनिम्स जो आप पढ़े हुए हो और आपको लगता हो कि इसी में गलती है, तो 100% गलती उसी में रहेगी। देखिए एक फार्दर होता है जो कि इसमें दिया हुआ है, एक फर्दर होता है FURTHER, देखिए जो FARTHER होता है फार्दर, फार्दर ये एक एडवर्ब है जो कि ये क्या रिफर करता है, रिफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस और मिजरेबल लेंथ, एक दूरी को बताता है ये फार्दर जो यहाँ आया हुआ है, जबकि यहाँ जो सेंटेंस में हमको यूज करना है, सेंटेंस में हमको दूरी से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ नहीं बताई जा रही है, ठीक है ना। और इस फर्दर का यूज क्या होता है, FURTHER, फर्दर्स मीन्स होता है इंडिकेट्स एडिशनल और मोर एक्सटेंट, जो टाइम और डिग्री के सेंस में यूज होता है। जैसे मैं कहूँ वी विल डिस्कस दिस फर्दर, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा और आगे डिस्कस करूंगा, तो ये फर्दर में यहाँ करेक्शन आपको करना है, इस फर्दर में आपको करेक्शन करना है, स्टिल फर्दर बैक इनटू परमानेंट, FURTHER मीन्स होता है एडिशनल और मोर एक्सटेंट, जैसे ही विल डिस्कस दिस फर्दर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको सेंटेंस के टेंस को देखना है कि टेंस में क्या कह रहा, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, तो यार ये प्रेजेंट की बात कर रहा, जबकि ये टाइम जो मेंशन किया हुआ है वो फ्यूचर का किया हुआ है, फ्यूचर का किया हुआ है, फ्यूचर का किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, परहैप्स माई फैमिली विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, मतलब शायद हमारा परिवार अगले महीने ताजमहल को देखने को जाए, ठीक है ना। तो विल विजिट होगा, विल के साथ V1 का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल, तो ये कह रहा है कि अमेरिका में लगभग लोग जो है अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की जा रही है ना, तो द इंग्लिश कैसे आ गया, आर्टिकल का यूज कैसे करनी है आप, द इंग्लिश मीन्स क्या होता है आप बताओ, द इंग्लिश मीन्स होता है इंग्लिश मैन, वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, पुअर गरीब को कहते हैं, बट द पुअर गरीब लोग, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, द आर्टिकल का यूज करेंगे तो पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो इसमें इनकरेक्ट पार्ट क्या हो जाएगा, द इंग्लिश वेल, होना क्या चाहिए, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल विदाउट एनी आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बटरफ्लाई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्राइट फ्लावर्स, इसमें पूछ रहा है एंटोनिम्स बताना है, अंडरलाइन
वर्ड्स का, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम बताएंगे। एट्रैक्टेड, एट्रैक्टेड का आपको इंटोनिम बताना है। तो एट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षित करना, आकर्षित किया हुआ, आकर्षित हुआ, ठीक है ना। जबकि रिपल्सिव मतलब होता है, रिपल्सिव मतलब क्या होता है, विकर्षण। अगर आकर्षित हो रहा है तो रिपल्सिव क्या है, विकर्षित हो रहा है, रिपल्सिव, ठीक है ना। मतलब रिपल्सिव का अगर हम यहाँ सिनोनिम पूछें क्या हो जाएगा, तो डिसगस्टेड, 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 रिवोल्टेड, रिवोल्टेड और अपॉल्ड, APPALLED। अपॉल्ड, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, अपॉल्ड की स्पेलिंग पूछी जाती है, APPALLED, AAPPLL, ठीक है ना। तो इसका एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो रीआर्ग्यूड मीन्स क्या होता है, रीआर्ग्यूड मीन्स होता है पुनर्विचारित या बहस करना किसी चीज पर, पुनः परीक्षण करना या किसी चीज को फिर से उसको समझना अच्छी तरीके से। रिकर्ड मीन्स होता है रिपीटेड, बार बार जो होता है। रिसरफेस्ड, परसिस्टेड, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 में भी एक एरर से क्वेश्चन है, कोई एरर सेगमेंट आपको बताना है कौन सा है। तो इसको चलिए समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आ रही थी, मैं कहते कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ था, तो बहुत से लोग इस पर कन्फ्यूज हो रहे थे, गलत भी कर रहे थे। कह रहा है कि प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। आपको पहली बार में तो हो सकता है लगे सही है सेंटेंस, बट सेंटेंस में यार एरर है। एरर क्या है चलिए समझते हैं। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। सेंटेंस जो है पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। डिड प्लस V1 लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्लान, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है, एक्सप्लेन में। एक्सप्लेन में कभी सुने हो, कभी तुम भी बोलते होगे एक्सप्लेन टू मी। एक्सप्लेन समझिए इसको, एक्सप्लेन is a verb that needs a preposition to indicate who is receiving the explanation। समझ में आया। मतलब ये कह रहा है कि एक्सप्लेन एक जो है एक ऐसी क्रिया है जिसको जरूरत होती है प्रेपोजिशन की, जो ये बता सके कि ये वो एक्सप्लेनेशन कौन रिसीव कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मेरे आगे क्या आएगा, टू आएगा। किसको, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ, फेलर से क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो ऑप्शन है हमारा परफेक्ट, प्रोफाउंड, बेसिक, सुपरफिशियल, ठीक है ना। अब इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन है परफेक्ट और प्रोफाउंड में, बाकी आप ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है उसमें जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे मस्तिष्क के विकास को बहुत गहरा असर डालता है, जैसे लर्निंग में, हेल्थ में, बिहेवियर में, अल्टीमेटली प्रोडक्टिव एंड इनकम में। ये सारा जो हमारा चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस वो डालता है। आप देखिए, देखिए परफेक्ट, क्या चाइल्डहुड में कोई भी चीज परफेक्ट होती है, नहीं होती ना। तो परफेक्ट यहां तो आ ही नहीं सकता। परफेक्ट मीन्स होता है फ्लॉलेस, फॉल्टलेस एंड विदाउट डिफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स होता है फ्लॉलेस, फॉल्टलेस एंड विदाउट डिफेक्ट। जबकि प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है, प्रोफाउंड मीन्स होता है, ये प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, इंसाइटफुल एंड इंटेलेक्चुअली सिग्निफिकेंट। मतलब किसी भी चीज की एक गहराई से और एक सही नजरिए के साथ और एक इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जो सार्थक प्रभाव होता है वो हमारे लर्निंग में, हेल्थ में, बिहेवियर में, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम में बहुत गहरा असर छोड़ता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड। बेसिक मीन्स नॉर्मली होता है। सुपरफिशियल में समझिएगा क्या होता है, शैलो होता है, इसका मतलब सरफेस लेवल पर भी कोई चीज जो होती हो। नॉट डीप एंड और प्रोफाउंड, जो बहुत ही गहराई में ना हो, जो प्रोफाउंडली ना हो, वो
सुपरफिशियल होता है, जैसे मैंने कह दिया ए सुपरफिशियल कन्वर्जेशन, ए सुपरफिशियल कन्वर्जेशन, ये हो गया। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। ये इसमें हमें सिनोनिम बताना है, फ्रैगिल दिया हुआ है, तो ये बहुत इजी वर्ड है, नॉर्मली आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करे होंगे तो इसको टैकल कर सकते हैं। फ्रैगिल ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटल, स्टर्डी, अनकेम्प्ड, इंटेंस। ठीक है ना, चलिए अब इसको हिंदी मीनिंग पहले समझते हैं। फ्रैगिल मीन्स होता है नाजुक, नाजुक। ठीक है ना, ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर, जिसे हम इसके दो सिनोनिम्स अगर पूछूं, डेलिकेट एंड ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए, डेलिकेट, ब्रेकेबल। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टर्डी। स्टर्डी मीन्स होता है मजबूत होना, कोई भी चीज, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। अनकेम्प्ड मीन्स होता है बेखबर, अनटिडी, डिसेबल्ड। इंटेंस मीन्स होता है तीव्र, एक्सट्रीम और पावरफुल, एक्सट्रीम और पावरफुल। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। तो फ्रैगिल, फ्रैगिल का सिनोनिम हो जाएगा ब्रिटल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसका एंटोनिम बताना है। ये सेंटेंस में ये भी दिया हुआ है, वर्ड अंडरलाइन किया गया रहेगा, उसका एंटोनिम आपको बताना रहेगा। कहा गया है ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। एडमायर्ड मीन्स होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, जिसकी प्रशंसा की गई हो। ठीक है ना, डिस्पाइज्ड किसे कहते हैं, डिस्पाइज्ड मीन्स होता है घृणित, घृणा जिससे की गई हो। हेटेड, लोथ्ड, हेटेड, लोथ्ड। कॉन्फेस्ड क्या होता है, स्वीकार किया हुआ, एडमिटेड, एडमिटेड, एक्नॉलेज। एप्रिशिएटेड मीन्स जिसकी प्रशंसा की गई हो, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड। सक्सीडेड क्या होता है, सक्सीडेड मीन्स होता है अचीव्ड, ट्रिम्फ्ड। ठीक है ना, तो इसका जो एंटोनिम होगा एडमायर मीन्स प्रशंसा की गई, जबकि डिस्पाइज मीन्स घृणा किया गया। ठीक है ना, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां से स्टार्ट होता है कॉम्प्रहेंसिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में सबसे पहला रूल क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा, आपको फिलर्स मिला और तुरंत यहाँ भर दिया आपने, नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले प्रॉपरली आपको स्कीमिंग और रीडिंग करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं, पैसेज से स्टार्ट करते हैं हम। Fingerprinting is the one of the methods of using the impression made by the minute ridge formation or patterns found on the fingertips. No two persons have exactly the minute ridge formation, exactly the same of ridge patterns. They remain unchanged throughout the life. Fingerprints may be classified and filled on the basis of the ridge patterns. ऐसा तो आपको लग गया होगा ना, कोई फिंगर प्रिंट से रिलेटेड बात हो रही है, फिंगर टिप से रिलेटेड बात हो रही है, कोई ऐसा सिक्योरिटी इनहेंस, सेफ्टी इनहेंस करना, इससे रिलेटेड कुछ बात है। एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स टू record fingerprints and to transmit them electronically to other agencies for comparison. By comparing fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish proof of the presence or identity of a person. ये कहा गया। अब चलिए हिंदी में इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि फिंगरप्रिंट की विधियों में से एक, जिसमें उंगलियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रिज गठन या पैटर्न द्वारा बनाई गई छाप का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, दे रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ, वे जीवन भर परिवर्तित रहते हैं। फिंगरप्रिंट को रिच पैटर्न के आधार पर, क्या कह रहा है कि फिंगरप्रिंट्स में भी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिच पैटर्न, रिच पैटर्न के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट, जिसमें एक पहचान प्रणाली स्थापित होती है, जो लगभग है। आज कानून प्रवर्तन एजेंसियां फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने की तुलना के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। अपराधियों के लिए फिंगरप्रिंट की तुलना रिकॉर्ड किए गए फिंगरप्रिंट से करके अधिकारी किसी व्यक्ति को उपस्थित या पहचान प्रमाण कर सकते हैं, ये कह रहा है। अब चलिए समझते हैं इसको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। फिंगरप्रिंट की बात हो रही है तो इसमें पहले 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, तो फिंगरप्रिंट्स
अगर बात हो रही तो इसमें आइडेंटिफिकेशन की भी बात होगी। कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई सेटिस्फैक्शन, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई प्रदर्शन तो करना नहीं है, किसी को संतुष्ट तो करना नहीं है, किसी का इसमें लगाओ इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन हमारा आइडेंटिफिकेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट फिलर्स है 2 के लिए कि देखिए फिंगरप्रिंट इज द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द इंप्रेशन मेड बाय द माइन्यूट फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम क्या हो जाए? 2 पर्सन का सेम क्या होता है? अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। यहाँ मैनेजमेंट, सेटलमेंट, स्टेटमेंट की बात ही नहीं हो रही यार, फिंगरप्रिंट की बात हो रही। तो 2 पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अरेंजमेंट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स 3। तीसरे में भरना है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिज पैटर्न सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट लगभग इनफॉलिबल, अचूक है। देखिए रिस्की मीन्स क्या होता है? यहाँ रिस्की मतलब समझिए, रिस्की मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी बहुत ऐसा मतलब जिसमें रिस्क हो। इनफॉलिबल मीन्स होता है अचूक। इसको लगभग सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इनफॉलिबल आता है, उसमें बहुत लोग का स्टेटमेंट रहता है इनफॉलिबल से रिलेटेड। अनरिलायबल अविश्वसनीय, जिसे हम कहते हैं अनडिपेंडेबल, अनट्रस्टवर्दी। फॉलिबल, इनफॉलिबल का अपोजिट ही फॉलिबल होता है। तो इनफॉलिबल जिसमें कोई त्रुटि ना हो, अचूक हो, लगभग वो फिंगरप्रिंट में कोई त्रुटि हो सकती है कि आपका फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट में मैच हो सकता है, तो लगभग ये अचूक युक्ति है जिससे फिंगरप्रिंट से आप किसी दूसरे का मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 4 ब्लैंक के लिए भरना है। इस ब्लैंक के लिए अब हमको भरना है, टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स टू। क्या हम मैनुअली वहाँ फिंगरप्रिंट आपका देख रहे हैं कि अपना हाथ दिखाओ, आपका फिंगरप्रिंट देखें कितना मैच कर रहा है? मेंटली आपके दिमाग से चेक कर रहे हैं, फिजिकली आपके सेहत से चेक कर रहे हैं? नहीं ना, ये डिजिटली चेक हो रहा है। तो ये बहुत इजीली एलिमिनेट हो रहा है यार, आप थोड़ा ध्यान दीजिए बस। तो डिजिटली रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसीज फॉर कंपेरिजन बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स विद द रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियल कैन एस्टेब्लिश। 5th नंबर के ब्लैंक में देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट, डाउट, अनकंफर्म, प्रोविजनल। तो कह रहा है कि बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियल कैन एस्टेब्लिश एब्सोल्यूट। बिल्कुल, मतलब यहाँ क्रिमिनल की बात हो रही है जिसके फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड करेगी एजेंसी, और उसके जो ऑफिशियल्स में जो सारे रिकॉर्ड होंगे वो लगभग एब्सोल्यूट प्रूफ होंगे उस पर्सन के आइडेंटिटी का, उस पर्सन के क्राइम्स का, उस पर्सन के फ्यूचर का, कि इसने क्या क्राइम किया है क्या नहीं किया। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे और सेशन के लिए मैं चाहूँगा आप पूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम्युनिटी पोस्ट बैक टू बैक चल रही है, प्लस टेलीग्राम पर भी मैं क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर जाइए और उसको अटेम्प्ट करिए। और मैं और भी लेक्चर ऐसे लाता रहूँगा आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे लेक्चर्स को बहुत ज़रूरी है देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, जितना हो सकता था मैंने आपको डिटेल में समझाया है, जितनी कोशिश मैं कर सकता था। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।